नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार पर राहुल के वार की, बेदूड़ी की बयान पर बुरी तरह फंसी बीजेपी की, बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह की बढ़ती मुसीबत की, कर्नाटक में कांग्रेस के मास्टर प्लान की, जानेंगे उमा भारती ने कैसे बढ़ाई है बीजेपी की परेशानी, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे एक देश एक चुनाव को लेकर हुए बड़े फैसले की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा नए संसद भवन के शिलान्यास के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आमंत्रित नहीं किया गया था क्योंकि वो अछूत है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से पूर्व सीएम चंद्रबाबू को नहीं मिली राहत, अब भ्रष्टाचार मामले में नायडू ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। मणिपुर में इंटरनेट आज से शुरू, 3 मई से बैन लगा था, सीएम बीरेंद्र सिंह बोले राज्य के हालात सुधरे इसलिए हटाया जा रहा। जयराम रमेश बोले नई संसद को मोदी मल्टीप्लेक्स कहना चाहिए, नए आर्किटेक्चर से संविधान की हत्या हुई। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी जयपुर पहुंचे, जहां पहले पार्टी के मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया गया। राहुल गांधी ने इस दौरान एक छात्रा की स्कूटी पर बैठकर सफर भी किया, बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन के दबाव में संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पास हुआ, जबकि मोदी सरकार ने इस सत्र को देश का नाम बदलने के लिए बुलाया था। जयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार की इच्छा नहीं है महिलाओं को रिजर्वेशन देने की, बीजेपी वाले बहाना बना रही हैं। अगर ये चाहे तो 33% सीटों पर आज ही महिला आरक्षण लागू हो सकता है, लेकिन ये चाहते हैं इसे लागू होने में 9-10 साल लग जाएं। मोदी ओबीसी आरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना से क्यों डर रहे हैं? इसके लिए देश के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। इससे पता चलेगा कि देश में कितनी महिलाएं हैं, कितने ओबीसी हैं, सब पता चल जाएगा। मैं पीएम मोदी से मांग करता हूं कि कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना कराए। सरकार ओबीसी की उपेक्षा करती है। आज के हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं। पीएम मोदी के साथ मिलकर ये लोग ही सारे फैसले लेते हैं। इन 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी से आते हैं। वो ओबीसी की ताकत से डरते हैं, वे अडानी से भी डरते हैं। अगर अडानी के खिलाफ कोई बोलता है तो माइक बंद हो जाता है, कैमरे हिलने लगते हैं और अब तो टीवी भी बंद हो जाता है। राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर आपको कोई भाजपा का नेता मिले और वो कुछ कहे तो अडानी का नाम ले लेना, वो तुरंत भाग जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताते हुए राहुल ने कहा कि ये नफरत का बाजार नहीं है, मोहब्बत की दुकान है। ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस में, हमारे बीच विचारधारा की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी तो पहले से ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने में जुटे हुए थे ही, और अब बीजेपी के सांसद भी अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी सांसद रमेश बेदूड़ी के लोकसभा में दिए गए बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। पूरा विपक्ष दानिश अली के साथ खड़ा हो गया है, तो बेदूड़ी के समर्थन में कोई दल आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कैसे बेदूड़ी के साथ बीजेपी भी फंस गई है मुश्किल में, देखते हैं। बीजेपी सांसद रमेश बेदूड़ी के बयान से बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। दबाव में अब बीजेपी ने खुद ही अपने सांसद के बयान की निंदा की है। 8 राजनीतिक दलों ने बेदूड़ी के बयान की निंदा की, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। इस बीच कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी और टीएमसी की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा गया। इस पत्र में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का उदाहरण देते हुए लिखा गया है कि मानसून सत्र के दौरान एक अपमानजनक टिप्पणी के लिए अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर दिया गया था, जबकि भाजपा सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। बीएसपी सांसद दानिश अली, जिनके खिलाफ बेदूड़ी ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर लोकसभा स्पीकर ने न्याय नहीं दिया तो वो खुद ही लोकसभा की सदस्यता छोड़ने पर विचार करेंगे। दानिश अली ने कहा कि सरकार ने पिछले ही सत्र में विपक्ष के नेता को छोटी सी बात के लिए निलंबित करवा दिया था, जबकि बेदूड़ी तो गाली दे रही हैं। दरअसल सिर्फ अधीर को ही नहीं निलंबित किया गया था, बल्कि संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा से आपके सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को भी निलंबित कर दिया गया, जबकि इन पर आरोप गंभीर नहीं थे। डेरेक का प्रस्ताव राज्यसभा के पटल पर नहीं रखा गया था, इसलिए उनका निलंबन वापस भी हो गया था। इस बीच सपा सांसद एसटी हसन ने भी दावा किया है कि बीजेपी सांसदों ने उनसे भी कहा था कि मुझे पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जबकि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि बेदूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अकेले रमेश बेदूड़ी ही नहीं जिसके चलते बीजेपी मुसीबत में फंस गई है। बीजेपी को मुसीबत में उसके एक और सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी डाल रखा है। महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ बड़ा खुलासा किया है।
तो क्या कहा है दिल्ली पुलिस ने, आइए देखते हैं। बृजभूषण के खिलाफ पुख्ता सबूत है कि वो महिला पहलवानों के साथ मौका पाते ही छेड़खानी करता था। महिला पहलवानों की शिकायत सही है। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष को सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में महिला पहलवानों की शिकायत के मामले में आज बड़ा दावा किया है, जिससे बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने एक महिला पहलवान की शिकायत का जिक्र करते हुए कहा कि तजाकिस्तान में एक इवेंट के दौरान बृजभूषण ने शिकायतकर्ता को कमरे में बुलाया और उसको जबरदस्ती गले लगाया। महिला पहलवान ने इसका उस वक्त विरोध भी किया था। इसी तरह और भी कई शिकायतों का जिक्र दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में किया है। इससे पहले महिला पहलवानों की ओर से पेश हुई वकील रेबिका जॉन ने दलीलें पेश की थी। उन्होंने कहा था कि मामले में कोई ओवरसाइट कमेटी नियमों के हिसाब से नहीं बनी। जो रिपोर्ट बनाई गई वो बेनतीजा है। बार बार वीडियो रिकॉर्डिंग को बंद किया गया था। कमेटी ने रिपोर्ट में बस यही बताया है कि किसने क्या कहा था। कमेटी ने अपना कोई निष्कर्ष नहीं निकाला था। शिकायतकर्ताओं का बयान सही से दर्ज नहीं किया गया था। एफआईआर में शिकायतकर्ताओं ने जो आरोप लगाए थे ये आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त है। अपनों ने ही बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी है तो मोदी सरकार के लिए मुसीबत सुप्रीम कोर्ट से भी आती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि आपदा के समय जिन लोगों की जान चली जाती है, आप उनके शरीर को कैसे संभालते हैं। कोरोना आपदा के समय जान गंवाने वालों के शवों की कई तस्वीरें सामने आई थीं। गंगा में तैरते हुए शवों का मामला हो या शमशान और कब्रिस्तान की बिगड़ती व्यवस्था का मामला, दुनिया भर के मीडिया में उस समय भारत में शवों की स्थिति को लेकर कई खबरें दिखाई दे रही थीं। सवाल उठ रहे थे कि सरकार ने इतने सारे शवों का क्या किया और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीधे सीधे सवाल पूछ लिया कि जब भी कोई आपदा देश पर आती है तो सरकार शवों को कैसे संभालती है। कोर्ट ने सरकार से 3 सप्ताह में इसे लेकर जवाब मांगा है। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और सरकार को नोटिस भेजकर मामले की सुनवाई शुरू की तो इसके कुछ ही दिनों बाद एक शख्स ने कोर्ट में याचिका दाखिल की और दावा किया था कि कोरोना के दौरान न तो मैंने अपनी मां का चेहरा देखा और न ही उनका अंतिम संस्कार किया, जबकि सच ये है कि उनकी जान कोरोना के चलते गई भी नहीं थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह भी दावा किया गया कि अस्पताल में उसकी मां की बॉडी ही बदल दी गई थी, उन्हें किसी और की बॉडी दे दी गई, जिस पर बेंच ने भी गंभीर चिंता जताते हुए याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आपने जो मुद्दा उठाया है उसका 2-3 पेज में शॉर्ट नोट बनाकर पेश करें, जिससे हम उसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेज सकें। वैसे जो मुद्दा कोर्ट में उठाया गया था वैसी घटनाएं कोरोना के समय कई स्थानों पर सुनने को मिली थीं, लेकिन उस समय प्रशासन की सख्ती और जो नियम बनाए गए थे उसके चलते लोगों की आवाज सुनी नहीं जा सकी थी। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सख्ती के नाम पर शवों के साथ अमानवीय बर्ताव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट से 3 सप्ताह का समय दिया गया है। सवाल किया गया है कि आपदा और गैर आपदा काल में शवों को संभालने की प्रक्रिया क्या है। इस मुद्दे पर अब नवंबर में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार से सवाल कर रहा है तो दूसरी ओर मोदी सरकार की परेशानी को बढ़ाने की तैयारी कांग्रेस ने भी कर ली है। कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी से सत्ता छीनने के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ खेला करने की तैयारी कर ली है। तो क्या है खबर, आइए देखते हैं। कर्नाटक में विधानसभा के बाद अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने बीजेपी को जबरदस्त मात दी ही थी। अब लोकसभा चुनाव में जीत के फसलों को बढ़ाने की तैयारी है। पार्टी ने राज्य के अधिकांश सीटों पर जीतने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए पार्टी अपना सामाजिक आधार और बढ़ाने जा रही है। राज्य में अब 4 से 5 डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी चल रही है। अभी राज्य में डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम हैं, जो राज्य के दूसरे सबसे बड़े वोकालिंगा समुदाय से आते हैं, जबकि राज्य के सीएम सिद्धारमैया कुर्बा समुदाय से आते हैं, जिनकी आबादी राज्य में तीसरे स्थान पर आती है। कर्नाटक में वोकालिंगा 12% और कुर्बा 7% के करीब है। अब राज्य में दलित लिंगायत समुदाय से भी डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस की रणनीति का खुलासा करते हुए पार्टी विधायक बसवराज रायरेड्डी ने कहा कि हमारी सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में कुछ और नेताओं को डिप्टी सीएम बना सकती है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट मंत्री जी परमेश्वर और एसबी पाटिल सहित कई नेताओं को पहले से ही समर्थन मिल गया है। आंध्र प्रदेश सरकार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जगनमोहन रेड्डी सरकार में भी 5 डिप्टी सीएम है और कर्नाटक एक बड़ा राज्य है जहां 5 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। यानी हर वर्ग के नेता की ताकत बढ़ाने की तैयारी है और कांग्रेस की इस रणनीति से बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस कर्नाटक में बीजेपी को लोकसभा चुनावों में भी करारी मात देने की तैयारी कर रही है तो मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहां बीजेपी नई मुसीबत में फंसती हुई दिखाई दे रही है। राज्य की पूर्व सीएम उमा भारती के तेवरों ने अपनी ही पार्टी को परेशानी में डाल दिया है।
तो क्या कहा है उमा ने, आइए देखते हैं। पूर्व सीएम और पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी नेता उमा भारती ने एक बार फिर बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। बीजेपी की तरफ से भले ही इस बात के संकेत नहीं मिले हों कि उमा भारती को वो चुनाव लड़वाएगी या नहीं, लेकिन उमा ने इस बात का ऐलान एक बार फिर कर दिया है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगी और ये भी साफ कर दिया है कि वो यूपी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। दरअसल उमा भारती की पहली पसंद मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की संसदीय सीट छतरपुर खजुराहो है। साथ ही वो भोपाल से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी नेता नहीं चाहते हैं कि उमा मध्य प्रदेश में सक्रिय हों। तो दूसरी तरफ उमा भारती ने भी साफ कर दिया है कि वो यूपी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि यूपी से उन्हें अपनी हार की चिंता भी दिखाई दे रही है। ऐसे में उमा भारती ने दावा किया है कि वो तीसरे राज्य से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के महिला आरक्षण विधेयक पर समर्थन और उसमें ओबीसी वर्ग को भी शामिल किए जाने को लेकर जब उमा से सवाल किया गया तो वो कांग्रेस के साथ नजर आई। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस ने जब ये मांग की थी तो मैंने उससे पहले ही पीएम को चिट्ठी लिख दी थी। उमा के तेवरों से साफ हो गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो मध्य प्रदेश में बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकती हैं। फिलहाल ओबीसी में महिला आरक्षण को लेकर उमा ने अपने तेवरों को और सख्त करने के संकेत दे दिए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात एक देश एक चुनाव की। एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार अब तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसकी आज बैठक भी हुई। तो बैठक में क्या लिए गए हैं फैसले, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की शनिवार को पहली बैठक हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में पैनल के सभी मेंबर शामिल हुए। अधीर रंजन चौधरी पहले ही पैनल से अपना नाम हटाने की सूचना दे चुके हैं, ऐसे में वो बैठक में नहीं गए। बैठक दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में बुलाई गई थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल शामिल हुए। बैठक में क्या फैसला लिया गया, इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि बैठक में सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव ही साथ साथ कराने को लेकर चर्चा नहीं हुई, बल्कि इसमें निकाय और पंचायत चुनावों को भी जोड़ने पर चर्चा हुई है। सूत्रों से जो खबर मिली है उसमें बताया गया है कि समिति के सदस्य रोड मैप और हितधारकों के साथ कैसे परामर्श करें, इस पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में आगे होने वाली बैठकों के एजेंडे को तय करने के साथ ही एक देश एक चुनाव समिति ने सबसे पहले इस बात की जांच की कि एक साथ चुनाव के रास्ते में क्या अड़चन है और उन्हें कैसे सिलसिलेवार तरीके से समाप्त किया जाए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।